जब मैं बात कर रहा था कि बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह का होता है, एक है इननेट बिहेवियर और दूसरा है लर्न बिहेवियर। इननेट बिहेवियर वो होता है जो जेनेटिकली कंट्रोल होता है और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता है। लेकिन लर्न बिहेवियर वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। इसको हम थोड़ा डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में बिहेवियर को चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर इसलिए इंक्लूड किया गया है कि बिहेवियर जो है ये एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम और नर्वस कंट्रोल सिस्टम के साथ काफी लिंक होता है, बल्कि ये दोनों सिस्टम ही इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन हायर क्लासेस के अंदर बिहेवियर को अलग से जो है चैप्टर में या अलग से जो है बुक्स की शक्ल में ये आपको मिलता है स्टडी के हवाले से। ये काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है, इसके ऊपर लोगों ने काफी काम किया है। इंटरेस्टिंग है, इसमें से एग्जाम के हवाले से भी क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा जी, हम अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो नंबर 1 इननेट बिहेवियर है। इननेट बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिस्पॉन्सेस का एक ऐसा कलेक्शन है जो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, जेनेटिकली डिफाइंड होता है। और ये जो नर्वस सिस्टम के अंदर खास नर्व एंडिंग्स होती हैं, न्यूरॉन्स हैं, या नर्वस सिस्टम में कुछ साइटोप्लाज्मिक पाथवेज होते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जो खास स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है, खास स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैदा करता है। जैसा कि हमने प्लांट्स का बिहेवियर डिस्कस किया था, प्लांट्स की मूवमेंट्स, तमाम की तमाम प्लांट्स की मूवमेंट्स इननेट हैं, होते अपने माहौल से कुछ नहीं सीखते। प्लांट्स की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, प्लांट्स के जितने भी बिहेवियर हैं, प्लांट्स के जितने भी बायोलॉजिकल रिदमिकल क्लॉक्स हैं, दीज ऑल आर इननेट बिहेवियर। ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, ये अपने टाइम पीरियड पे होकर ही रहने होते हैं। और ये जो बिहेवियर है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसी तरह से रिटेन रहते हैं, साला साल। ये जब से पौधे पैदा हुए हैं तब से इनके अंदर ऐसे ही आ रहे हैं। ये लिविंग दूसरे एनिमल्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। इनका फायदा ये होता है कि ये उस खास स्पीशी को सरवाइव करने के लिए कुछ खास वैल्यूज अडॉप्ट करने में मदद देती है। बुनियादी वैल्यूज होती हैं, बुनियादी जो उसकी जिंदगी के फंक्शंस होते हैं, ये बिहेवियर उसको ये वाले देता है। ये बिहेवियर जैसे खाना पीना सोना, ये बड़े इननेट से बिहेवियर होते हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी फीचर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम देखें तो ये है कि ये नर्वस सिस्टम में को खास डिमांड नहीं करती उसको सिग्नल को प्रोसेस करने में। ये ऑटोमेटिकली सिग्नल प्रोसेस करते हैं, ऑटोमेटिकली ये सिग्नल कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो इन्फ्लिक्स वगैरह है और दूसरी इसकी ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन सिम्ट या डायरेक्शन के हवाले से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मूवमेंट चेंज करते हैं। तो ओरिएंटेशन की भी आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एक इसके अंदर काइनेसिस आती है और दूसरी इसके अंदर टैक्सिस आती है। काइनेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते चलते अपनी रैंडमली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। एक डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जैसा कि पिल बग्स में ये देखा गया है कि पिल बग अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जहाँ पे नमी होगी तो वो ऑटोमेटिकली नमी के साथ साथ चलना शुरू कर देता है, नमी की तरफ मूव करेगा। अब ये जेनेटिकली कंट्रोल है, ये उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है इतना डेवलप कि वो सोचे या कुछ सीखे। उसकी वजह ये है कि नमी में वो रहेगा, मॉइस्चर एरिया की तरफ रहेगा तो उसकी बॉडी ड्राई होने से बच जाएगी। अगर वो हॉट एरिया पे मूव करेगा तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है और उसकी बॉडी ड्राई हो जाएगी। लिहाजा अपनी बॉडी को ड्राई आउट होने से बचाने के लिए जो पिल बग है वो मॉइस्ट एरिया की तरफ मूव करता है। ये एक इंस्टिंक्ट है या ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, तो ये इननेट बिहेवियर की टाइप काइनेसिस में आएगी। दूसरी इसकी जो सब कैटेगरी है इननेट बिहेवियर की, दैट्स द टैक्सिस। ये भी सेम कुछ उसी तरह से है
कि ये किसी सिग्नल की तरफ या सिग्नल से दूर जाएगी। पॉजिटिव टैक्सीज हो सकती है या नेगेटिव टैक्सीज हो सकती है। ऐसी मूवमेंट्स आपने बहरहाल पिछले चैप्टर में काफी डिटेल से डिस्कस की थी। अच्छा, इननेट बिहेवियर की जो दूसरी कैटेगरी है, दैट्स द रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ये रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स क्या होता है? जिबिल्लत हम जिसे कहते हैं, ये जेनेटिकली कंट्रोल होती हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक खास नेचर है, जिसे हम कहते हैं कि सांप ने डंग मारना ही मारना है, तो इनको रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स कहा जाता है। इसको मजीद 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 10 क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, जो आपको मैंने 2 लाइनों में लिख दी गई हैं। सबसे पहले इसमें है बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम, ये आपने देखा था कि जो सोने और जागने का अमल है बायोलॉजिकल क्लॉक में, वो बायोलॉजिकल रिदम कहलाता है। ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिग्नल खुद ब खुद प्रोसेस होते रहते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइम आने पर वो जमीन के अंदर हाइबरनेट कर जाते हैं, फ्रॉग्स वगैरह, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर भी बायोलॉजिकल रिदम है कि वो खास सीजन आने पर ही अपनी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करते हैं, ठीक है। खास सीजन आने पे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है, जेनेटिकली वो चेंज इन टेम्परेचर डिटेक्ट होता है और उसके मुताबिक वो अपना लीफ फॉल कर देते हैं, सालाना उनके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। ऑटम फॉल हम जिसे कहते हैं, ये भी हमने गुज़श्ता चैप्टर में डिस्कस किया था। तो इस तरह के तमाम इवेंट जो हैं, जो टाइम पीरियड के साथ साथ रिपीट हो, इन्हें हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। ये 24 आवर्स के हवाले से भी हो सकते हैं, या ये मंथली हो सकते हैं, या ये एनुअली हो सकते हैं। बहरहाल आपने इसको काफी डिटेल से वहां पे डिस्कस किया था। सेकंड क्लासिफिकेशन इसमें है, वो है टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी हदबंदी कायम करते हैं। हदबंदी हम जिसे कहते हैं, अपनी रिहाइश के बाहर एक एक खुद से वो एक सर्कल सा, एक लाइन से लगा लेते हैं। कोई भी जानदार अगर उस लाइन से या उस बैरियर या उस सर्कल को क्रॉस करके उनकी हदबंदी में दाखिल होता है, तो उसके साथ जंग शुरू हो जाती है। वो उनकी एक रिहाइश होती है, या उनकी नजर में वो एक सेफ एरिया होता है। जैसा कि आपको पता है, बर्ड्स एक नेस्ट डेवलप करते हैं, कुछ घोंसला बनाते हैं, कुछ जानदार गार बनाते हैं, केव बनाते हैं। कोई भी दूसरा जानदार उस केव के अंदर जाए तो उसकी धुलाई होती है, उसके साथ मार पटाई, जंग शुरू हो जाती है। तो ये एक टेरिटोरी डेवलप की जाती है। टेरिटोरी का लफ्ज़ी मतलब ही हदबंदी है, अपनी हदूद को कायम करना है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक खासियत होती है कि अपनी एक हदबंदी सी कायम करते हैं, जिसके अंदर वो खुद को सेफ महसूस करते हैं और जिसके बाहर वो खुद को अनसेफ महसूस करते हैं। और उनकी टेरिटरी के अंदर कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे सेम स्पीशी का ही हो, वो भी आ जाए तो उसको भी वहां से निकाल दिया जाता है। उससे भी खतरा महसूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जेनेटिकली कंट्रोल है, वो सीखा नहीं है उन्होंने। ये भी एक इंस्टिंक्ट है, ऐसा रिफ्लेक्स है जो कि उनके ब्रेन में नेचर ने पहले से फीड किया हुआ है। थर्ड कैटेगरी इसके अंदर आती है कोर्टशिप बिहेवियर। कोर्टशिप बिहेवियर, जिस तरह इंसानों में शादी का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल बिहेवियर है, शादी की जाती है मेल फीमेल की, ये भी इससे मिलता जुलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक तरह से मेटिंग से पहले, बच्चे पैदा करने से पहले, उनके अंदर एक उनके जो आप कह लें कि पेयर्स बन जाते हैं मेल फीमेल के, उनके जो जोड़े बन जाते हैं, ये कोर्टशिप बिहेवियर कहलाता है, जिसमें मेल फीमेल साथ साथ रहते हैं, खाते पीते इकट्ठे हैं, नेस्ट या टेरिटोरी इकट्ठे डेवलप करते हैं, घोंसला साथ साथ बनाते हैं, तो दाना एक दूसरे को खिलाते हैं। अब बर्ड्स में देख लें, खासतौर पैरट्स में देख लें, तो वो एक दूसरे को दाना खुद खिलाते हैं। तो जैसे उनकी शादी हुई हो, जैसे कोई कोर्ट पेपर साइन किए गए हों, जैसे कोई उनका निकाह नामा साइन हुआ हो, यहीं से वर्ड निकला है कोर्टशिप के। अदालतनामा लिया हो उन्होंने कि उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली हो, हालांकि उन्होंने भी मीटिंग नहीं की, तो जिंदगी के मामलात में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो
ये कोर्टशिप बिहेवियर कहलाता है कि किसी ने जैसे उनकी शादी करवा दी हो। तो ये लिविंग ऐसा बिहेवियर फिश में भी देखने को मिलता है। फिश में, फ्रॉग में, रेप्टाइल्स में सबसे ज्यादा डेवलप ये बर्ड्स के अंदर है, बर्ड्स में है, मोंकीज के अंदर है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अच्छी चीज है कि जो जेनेटिकली डिटरमिन है और ये उनकी स्पीशीज के बका के लिए जरूरी है, उनकी स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए, उनकी एवोल्यूशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्टशिप बिहेवियर। उसके बाद कोर्टशिप के बाद है मेटिंग। मेटिंग भी एक बिहेवियर है, जेनेटिकली कंट्रोल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज के जानदार आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और न्यू जनरेशन जो सामने आती है नया जेनेटिक मेकअप लेके आती है। अच्छा, उसके बाद है फिफ्थ पे एग्रेशन, गुस्सा दिखाना। आपने कभी देखा होगा रॉकस्टर को, जो मुर्गे होते हैं वो किस तरह से जब गुस्से में आते हैं तो कैस उनकी नेक, उनकी पूरी बॉडी के जो फीदर होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनके अंदर वो फ्लफी सी अपीयरेंस आती है, वो डराते हैं। अग्रेशन, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह से एक डराव पैदा करते हैं अपने दुश्मन के सामने। तो ये एग्रेशन कहलाता है। जैसे वो अनसेफ फील करेंगे, उनको उनको महसूस होगा कि उनकी टेरिटोरी में कोई आ रहा है या उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो पहले अग्रेशन दिखाएंगे, डर के भागना बाद की बात होगी। अगर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की अग्रेशन से कोई डर गया तो वो खुद भाग जाएगा, अगर वो ना डरा तो फिर ये अग्रेशन करने वाला जानवर खुद भाग जाता है। मुर्गियों में आपने देखा होगा, मुर्गे आपस में अग्रेशन होते हैं फाइट के दौरान, तो जो डर जाता है वो भाग जाता है, जो नहीं डरता तो वो फिर बड़े रोब से, गुस्से से, दबदबे से वहां पे खड़ा रहता है। तो ये अग्रेशन है। उसके बाद एक टाइप है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म बड़ा टिपिकल बिहेवियर है, ये भी इंस्टिंक्ट है। इसमें ये होता है कि किसी नई जगह पे जब एक पूरा काफिला लिविंग ऑर्गेनिज्म का जाता है तो वहां पे ये जो काफिला होता है वो इस तरह से मूव करता है कि उनके आगे एक लीडर मूव करता है पहले, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको फॉलो करते हैं, अपने लीडर को, अपने सरदार को। वो इसलिए होता है कि अगर कोई खतरा हुआ तो वो लीडर अपनी जान सबसे पहले देगा, शिकारी लीडर को उठाएगा पहले, लेकिन वो मरने से पहले साउंड पैदा करेगा, इस तरह से शोर डालेगा अपनी लैंग्वेज में, तो वो दूसरे अपने मेंबर्स को कहेगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो उनको वहां से रिपेल करेगा कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ से नहीं गुजरना। तो बाकी जो उसकी स्पीशी के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसकी आवाज सुन के वहां से भाग निकलेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे खतरा है, जान को खतरा है। लिहाजा इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पूरी पॉपुलेशन की लाइफ को सेव करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, दैट इज द अल्ट्रुइज्म। उसके बाद है जी सोशल हायरार्कीज। सोशल हायरार्की बड़ा टिपिकल बिहेवियर है, आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल हायरार्की, मुर्गियों को अगर दाना डालें तो सबसे पहले जो ताकतवर मुर्गा होगा वो दाना खाएगा, उसके बाद वो दाना खाएगा जो उससे थोड़ा कमजोर है, उसके बाद वो दाना खाएगी या खाएगा जो उससे भी कमजोर है। यानी कि एक पावर का, एक ताकत की एक अरेंजमेंट हुई हुई है, पहले ताकतवर, उसके बाद उससे थोड़ा कमजोर, उसके बाद फिर थोड़ा उससे कमजोर, फिर उसके बाद उससे कमजोर, एंड पे वो बचेगा जो सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर सबसे ज्यादा कमजोर सबसे पहले अगर दाना खाना शुरू कर देगा, फीड खाएगा, तो उसको जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो फौरी से मार भी खाएगा, या उसको वैसे ही मार देगा या उसको भगा देगा वैसे ही, वहां से वो खुद ही डर के भाग जाएगा। मुर्गियों में आपने देखा होगा ऐसा होता है, अगर आपने इकट्ठी रखी हुई हैं मुर्गियां तो उसमें से 150 में से 15-20 ऐसी जरूर होंगी जो बाद में दाना खाएंगी, क्योंकि वो कमजोर होती हैं और उनकी पिटाई होती है। तो सबसे पहले मुर्गा खाएगा, मेल खाएगा जो स्ट्रोंग होता है, पावर के लिहाज से डोमिनेंट होता है, और जिसको वो इजाजत देगा वो खाएगा, अपनी मर्जी की जिस मुर्गी को परमिशन देगा वो उसके साथ जो है वो फीड करेगी, बाकी वो उसके साथ फीड नहीं कर सकती। आप चाहे खुद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके से देख सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज सोशल हायरार्कीज। ये सिर्फ मैंने आपको
बर्ड्स की एग्जांपल दी है, ये लायंस के अंदर और बियर्स के अंदर, ये और भी बहुत से बर्ड्स के अंदर सोशल हायरार्की देखने में मिलती है। लास्ट वन इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनने के, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये जेनेटिकली डिटरमिन होता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने कौन सा काम करना है एक ही स्पीशी के अंदर, एक ही पॉपुलेशन के अंदर। बेस्ट एग्जांपल है हनी बी के, जिसमें एक क्वीन होती है, उसका काम है बच्चे पैदा करना, अंडे देना। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे ड्रोन्स होते हैं जिनका काम है सिर्फ मेटिंग करना, वो सिर्फ फीमेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल सेक्स करने के लिए, जीन्स ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि सिर्फ उसकी जो उनकी कॉलोनी होती है शायद कि वहाँ पे बच्चों की देखभाल करती हैं। उसके अलावा उसमें कुछ सोल्जर्स होते हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे लेबर्स होते हैं जो कि बाहर निकले होते हैं फील्ड्स में, जो फलों का जूस इकट्ठा करने में जिसकी ड्यूटी लगी होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी इनके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक ही पॉपुलेशन के, उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, काम की तकसीम है कि कौन से जानदार ने कौन सा काम करना है। हर जानदार अपने काम के लिहाज से बना होता है और वो अपना ही काम सर अंजाम देता है। और ये तमाम मिल के इनका पर्पज यही होता है कि अपनी पॉपुलेशन को माहौल के खतरा से बचाना, उसकी ग्रोथ करना, उसको रिप्रोड्यूस करना, बच्चों की देखभाल करना और इवोल्व करना। लिहाजा सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी एक इंस्टिंक्ट है, ये आपको चींटियों के अंदर भी देखने में मिलती है। जो इंसेक्ट्स है, चींटियों में, हशरात में भी ये एग्जिस्ट करती है। और भी बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी खासी और वाज़ेह तौर पे डिवेल्प है। आपकी बुक में इनके सिर्फ वर्ड्स यूज किए गए हैं इन कंसेप्ट के, तो आपको ये मेरे ऑडियो लेक्चर्स में मिलेंगे यूट्यूब पे, ये लेक्चर जो आप मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा आप फेसबुक पे, सॉरी गूगल से आप इसको सर्च करके यहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हो। इन वर्ड्स को वहाँ पे आप पेश करें और इसके हवाले से आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स वहाँ पे मिल जाएंगे डिस्कस करने के लिए। इनेट बिहेवियर की जो सेकंड टाइप है वो कहलाती है इंस्टिंक्ट्स या लर्निंग। डार्विन जो है ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इंस्टिंक्ट्स की बिहेवियर के अंदर डेफिनेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के रिफ्लेक्सेस हैं जिसमें कुछ ऐसे कंपैटिबल मैकेनिज्म है जो इनहेरिट होते हैं, विरासत में मिलते हैं जानदारों को, और वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वो बॉडी में सिलेक्ट हुए होते हैं। डार्विन ने जो है वो इनेट बिहेवियर में इंस्टिंक्ट्स को इस तरह से कुछ एक्सप्लेन किया था। और ये उसने कहा था कि ये खुद ब खुद इवोल्व होते हैं लाइफ के साथ साथ, और ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का जो विरासत मिलती है, विरासत का कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसमें जानदार खास स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल इनहेरिटेंस है इंस्टिंक्ट की, ये उसी स्पीशी के तमाम जानदारों में एक ही तरह से ये इवोल्व होती है और सबके अंदर पाई जाती है। और तमाम जानदारों में ये जो मैकेनिकल सेटअप है ये सब में पाया जाता है, जैसे चलना, बोलना, मूव करना, भागना, खाना पीना। उनकी जो जिंदगी के प्राइमरीली मैकेनिज्म है वो सब में बुनियादी तौर पे एक जैसे होते हैं। अच्छा, इसमें जो अर्ली इथियोलॉजिस्ट थे जैसा कि लॉरेंस है, इथियोलॉजिस्ट हम उस साइंटिस्ट को कहते हैं जो कि बिहेवियर को स्टडी करे। तो उन्होंने भी इसको इस तरह से बयान किया है कि एनिमल कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म के स्टिमुलस को इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको उन्होंने कुछ इसको साइंस स्टिमुलस का वर्ड यूज करते हैं, साइंस स्टिमुलाई। लिहाजा कुछ बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने अंदाज से बयान किया है, अपने अपने पैरामीटर्स लिए हैं।
लेकिन उनके अपने अंदाज और अपने अपने तमाम पैरामीटर्स ने इस नॉलेज को डाइवर्सिफाई कर दिया है, इसकी तफसील को बढ़ा दिया है, इसकी रेंज को ज्यादा कर दिया है, और उस तमाम के तमाम साइंटिस्ट की बातें इंस्टिंक्ट को ही एक्सप्लेन करती हैं। अब लॉरेंस ने इसके लिए वर्ड यूज किया है साइंस स्टिमुलाई, कि एक विजुअल स्टिमुलस डिटेक्ट करता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंस विजुअल स्टिमुलस, वो कह रहे हैं कि विजुअल स्टिमुलस इसके लिए जरूरी है। उसने एक एग्जांपल दिया कि एक फिश होती है, उसकी बैक पे 3 स्पाइन्स होते हैं, 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश जो है, वो अपने पेट का कलर चेंज करती है ब्रीडिंग कंडीशन में। जब तक उसके पेट का कलर चेंज नहीं होगा वो ब्रीडिंग नहीं करेगी, वो बच्चे पैदा नहीं करेगी। लिहाजा वो कह रहा है कि खास उसके जो बैली रेड कलर का होता है खास ड्यूरेशन के वक्त, तो उसका रेड बैली ही उसके ऑपोजिट मेल फिश को सिग्नल देता है मेटिंग के लिए। जब उसके ऑपोजिट मेल फिश को सिग्नल मिलता है वो उसके साथ आगे मीटिंग करता है, उसके अंदर अपने जो है स्पर्म ट्रांसफर करता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनते हैं, और वो जाइगोट वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं, जिससे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से साइंस स्टिमुलस भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। साइंस स्टिमुलस, अब हायर एनिमल्स की बात करें तो फूड की स्मेल या खून की स्मेल, मीट की स्मेल, ठीक है। तो आपके अंदर अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो भूख ना भी लगी हो, अगर बहुत अच्छी उनकी फेवरेट फूड की स्मेल वो उनको आ जाए तो उनके अंदर एक भूख का एहसास पैदा हो जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, और साथ साथ हार्मोनल कंट्रोल इसको इंसिस्ट जो है असिस्ट कर रहा होता है। अच्छा ड्रेस दे के पहनने को दिल कर पाएगा कि ये मेरे पास होना चाहिए। तो ये चीजें कुछ जेनेटिकली कंट्रोल है और जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। मेरा ख्याल इसको हम यहीं तक क्लोज करते हैं। तकरीबन 9 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। आपके नेक्स्ट लेक्चर का भी टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना हो बिहेवियर के हवाले से, या फिर उसमें जो मैंने रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स के अंदर कुछ जो हमने 10 टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसके हवाले से किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ। चलिए।